हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईटीएम मन की तथा अस्थियां जो कि आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसी का जो है वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उससे भी पहले हम लोग जो है पूरा थ्योरी को यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। तो जो भी नहीं पढ़े हैं आप लोग जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन, प्लीज आप लोग मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वीवीआई है उसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, हाल ही में 2020 में आपको पूछा गया है कि अभिलेख जो है वो किसे कहते हैं। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जैसे कि आज के जमाने में हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले के जमाने में जो है लोग जो है लिख करके कोई चीज को रखते थे, या तो पत्थर पर लिख दिया या फिर कोई कागज पर लिख दिया, कोई पेड़ पर लिख दिया, कोई जमीन पर लिख दिया। ठीक है, तो उसी को एक प्रकार का बोल सकते हैं रिकॉर्ड है, उसी को बोल सकते हैं अभिलेख। लेकिन यहां पर अच्छे से समझ जाइए कि अभिलेख जो है वो पत्थर, धातु आदि की सतहों पर, ध्यान से देखिएगा, पत्थर, धातु, कागज, पेपर आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था, यानी कि जो शासक होते थे उसी का क्या होता था, राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कौन सा है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि पुराने, सबसे पुराने जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, बिल्कुल आपको आंसर में लिखना है अशोक के प्रस्तर अभिलेख, यानी कि जो अशोक का अभिलेख है वो सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं और इसी से हम लोगों को पता चला है जो भी पुराने सभ्यता वगैरह है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या फिर कोई भी विजयनगर साम्राज्य है, कोई भी चीज के बारे में जो हम लोग को पता चला तो बेसिकली हम लोगों को अभिलेख से ही पता चला है। क्योंकि ये चीज जो है सोना, चांदी, पीतल, तांबा कहीं पे भी जो है लिखित हम लोगों को अभिलेख मिला है, यानी कि लिखा हुआ मिला है, उसी से हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चला। ठीक है, अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत यानी कि सबसे पहला जो स्रोत है वो अभिलेख ही अभिलेख से ही मतलब कि अभिलेख ही माना जाता है। क्योंकि जो भी पुरातात्विद है यानी कि जो भी इतिहासकार का खोजकार है, जो भी खोज करने वाला है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अभिलेख की खोज करते हैं, अभिलेख से पता लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2019 में देखिए पूछा गया था, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कार्बन 14 विधि के बारे में इस बार पूछा गया है, जैसे कि आप सबको पता है 2022 में, यहाँ पर देख लीजिए। उसी तरीके से पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कियोलॉजी। देखिए पुरातत्व जो है वो ऐतिहासिक स्रोत होता है, उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें जो है आपका मूर्ति हो गया, शिलालेख हो गया, अस्थि अवशेष यानी कि हड्डी वगैरह हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, पाषाण उपकरण हो गया, ये सभी जो है पुरातत्व कहलाते हैं, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। जैसे अगर उत्खनन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि कोई चीज का हम लोग खोजबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वो होता है उत्खनन। ठीक है, आप लोग अगर खनिजों का अगर बोलेंगे, खनिज आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, अयस्क खनिज। ठीक है, तो खनिज को बोलते हैं खनन। खनन मतलब क्या करना, खुदाई करना, और उत्खनन मतलब कोई चीज के लिए खोजबीन करने के लिए खुदाई करना। तो पुरातत्व जो है वो क्या है, एक ऐतिहासिक स्रोत है, यानी कि सोर्स है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को जो है पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व किसको कहा जाता है, जो भी हम लोगों को उत्खनन से प्राप्त होता है, जैसे कि मूर्ति हो गया, शिलालेख हो गया, अस्थि हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, ये सभी जो है आपका पुरातत्व वस्तु कहे जाएंगे। ठीक है, ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड के प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी देखिए आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या है, कार्बन 14 विधि के बारह में आप क्या जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईटीएम की तथा अस्थियां, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, यहां से कम आपको 10 से 12 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जो भी थ्योरी को नहीं पढ़े आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन 3 वीडियो में कर रखे हैं। इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना हुआ उसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए आप लोग को पता होगा कार्बन, अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा सा, अगर यहाँ पर अगर ध्यान में होगा अगर, तो कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, ये कार्बन का अपर रूप कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अपर रूप। यानी कि कार्बन जो है वो 3 रूप में मिलता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन 14 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बन 14 विधि के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान देने हैं।
तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यह आपका क्या है, कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण का मतलब क्या हो गया, कोई चीज का तिथि पता लगाने के। जैसे मान लेते हैं हम लोगों को कोई मनुष्य का हड्डी मिल गया, ठीक है, तो उस हड्डी से इस कार्बन 14 के द्वारा जो है हम लोगों को उसका जन्म या फिर उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जिसका नाम क्या है, BF लीबी द्वारा सन 1946 में किया गया था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि ये जो है किसके द्वारा खोजा गया था, क्या कार्बन 14 विधि जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था। इस विधि, ये विधि जो है दोस्तों एक अमेरिका है, मतलब एक अमेरिका तो आपको पता होगा, एक अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री था जिसका नाम था BF लीबी। इसी के द्वारा जो है 1946 ईस्वी में खोजा गया था कार्बन 14 विधि को। कब खोजा गया था, 1946 ईस्वी में, ठीक है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वास्तु में कार्बन 12 मृत्यु एवं कार्बन 14 जो है वो समान मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीवित वास्तु में, यानी कि पहले अगर वो जीवित था, ठीक है, तो उसमें जो है कार्बन 12, अगर वो मर गया है तो उसमें क्या रहेगा, कार्बन 12 और कार्बन 14 ये समान मात्रा में पाया जाता है। अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का जो है निरंतर क्षय होने लगता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है, विनाश की अवस्था में कार्बन 12 जो है वो तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। समझ में आ गई, यानी कि कार्बन 14 की मात्रा जितना भी कम होगा, कोई पदार्थ का मान लेते हैं, कोई मनुष्य है जो जिसका हम लोगों को तिथि निकालना है, आयु निकालना है, ठीक है, तो कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगी, क्योंकि कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों चीज होता है। कार्बन 12 जो है वो स्थिर रहता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12 क्या रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो क्या होता है, खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है। ठीक है, तो जितना कार्बन 14 कम होगा उसकी आयु जो है उतना ही, यानी कि वो जो है उतना ही पुरानी मानी जाएगी और उसकी आयु जो है उतना ही होगा। चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि इधर खत्म होते जाएगा और हम लोगों को लगेगा कि इसका उम्र जो है बहुत ज्यादा है। तो ये था आपका कार्बन 14 विधि। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएगा 4। ये भी देखिए 2009 में पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की रचना करें, यानी कि फैलाव, हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक था, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो भारतीय उपमहाद्वीप, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, मान लेते हैं आपको ये प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, इन केस अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, हड़प्पा से ही रिलेटेड, मान लेते हैं यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता का डेफिनेशन दे देना है और बोलना है कि इसमें इतनी स्थल है, इसमें ये हुआ था, इसमें सबसे फेमस सर, मशहूर सर मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था, मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानघर के अवशेष मिले थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है जुड़वा आधारित था हड़प्पा सभ्यता का। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है, यानी कि कॉपी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए सब कुछ 100% नहीं है, क्योंकि आप कभी भी भूल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको ये 100% याद होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के वो सारा चीज भूल जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में चाहे भूले ना भूले कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर भूल गए बाय चांस से, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो है इस क्वेश्चन में कुछ भी आंसर लिख देना है हड़प्पा से ही संबंधित। ठीक है, ये सबसे अच्छा ट्रिक है एक टॉपर का, यही स्ट्रेटेजी होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता के फैलाव को, यानी कि विस्तार जो है उसका विवेचना करें, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। कहां पर हुआ था, पश्चिम भाग में हुआ था। ठीक है, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि जो इसका फैलाव है, विस्तार है किसका, हड़प्पा सभ्यता का, पूर्व से और पश्चिम तक, पूर्व से लेकर के यानी कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जो है इसका फैलाव है 1600 किलोमीटर। वहीं पे अगर बात करेंगे दक्षिण से लेकर के आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसका कितना है, 1100 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व हो गया 1600, उत्तर से दक्षिण हो गया 1100, इसका क्या है, फैलाव है। यह सभ्यता जो है उत्तर में कश्मीर के माढ़ा जिले से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। ये मेरठ जो है आपका तो पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में है, और बलूचिस्तान जो है वो आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि उत्तर में, उत्तर से सबसे पहले आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक इसका फैलाव है, और वहीं पे दक्षिण से लेकर के उत्तर तक इसका फैलाव कितना है, 1100 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर में है आपका कश्मीर और वहीं पे आपका दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी के मुहाने, और पश्चिम में है आपका बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है अभी, और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग उत्तर पूर्व में, तो ये आपका क्या है, मेरठ। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है
वो त्रिभुजाकार है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है आकार क्या था, हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या था, तो आपको क्या लिखना है, त्रिभुजाकार था। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछा गया है त्रिभुजाकार, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। और ये लगभग कितना किलोमीटर था, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये जगह फैला हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या फिर मेसोपोटामिया से बड़ा है। यानी कि जो प्राचीन मिस्र है, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं, उससे भी बड़ा है और पाकिस्तान से भी बड़ा है ये जो जगह था पहले। ठीक है, अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता जो है चल चुका है। यानी कि इस सभ्यता में जितना भी स्थल था, तो लगभग जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उसके बाद लोथल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को जो है ठीक ऐसे ही करके 1000 स्थलों का हम लोगों को पता चला है, जिनमें जो है नगरों की संख्या केवल कितना है, 6 है, मात्र 6। अगर आपको प्रश्न पूछे हड़प्पा सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, 6 आंसर लगाना। ठीक है, इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे क्या थे, महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली है। तो टोटल 6 जो है यहाँ पर आपका नगरों का नाम दिया हुआ, हो सके तो आप याद रखिएगा। सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका चनहुद्रो, चौथा लोथल, लोथल किधर है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, पांचवा है आपका कालीबंगन और छठा है बनावली, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टोटल 6 आपका मतलब कि नगर है, और वैसे टोटल स्थल कितना है, 1000। ठीक है, उसके बाद इन सभ्यता के अवशेष जो है वो गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। और इस सभ्यता का जो अवशेष है वो कहाँ पर हम लोगों को मिला है, गुजरात राज्य और रंगपुर तथा रोजदी में भी इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पता चला है, यानी कि इसका एक और भी स्थल का पता चला है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। कम से कम आपको यहाँ तक जरूर लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको जरूर लिखना है, हो सके तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप आराम से टेलीग्राम पे या फिर आप वेबसाइट पे जाकर के सर्च कीजिएगा, तनु क्लासेस गूगल पे जाके, या फिर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा मेरा नंबर पे। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता है। अच्छा, जल निकासी की प्रणाली का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जो पानी निकालने का जो प्रोसेस था, गंदा पानी को निकालने का, जैसे कि आज के जमाने में नाला होता है, वो नाले को जो है समुद्र से जोड़ देता है, नदी से जोड़ देता है, और वो जो नाला है वो घर का पाइप नाला से जोड़ देता है। तो इस तरीके से कुछ पानी निकलता है। सेम ऐसे ही आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी लिख देना। ठीक है, देखिए ये भी आपको 2020 में पूछा गया था। क्या पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में बताएं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली जो है वो काफी विकसित थी। काफी विकसित का मतलब क्या हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा विकसित, समझ रहे हैं, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले जो हम लोग आज देख रहे हैं वो था। तो इस बात इसका मतलब है कि ये तो विकसित है ही। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है वो क्या था, काफी विकसित थी। नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली जो है वो आधुनिक नगर योजना के समान थी। ठीक है, यहाँ के नगरों में घरों, नालियां एवं सड़कों के एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की तरह नालियां भी एक दूसरे की समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। नालियों में जगह जगह 6 बच्चे बने होते थे, जिससे क्या होता था, कूड़ा कचरा जो है मुख्य नाले में नहीं जाता था। चीज आपको समझ में आ गई। 6 बच्चे का मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं जाली टाइप का बना हुआ होता था, जिससे कि कूड़ा कचरा हो गया, उस समय जो भी कूड़ा कचरा होता होगा, जो भी होता होगा, उसको पानी में नहीं जाने देता था। अगर वो पानी में जाता फिर वो पानी को रोक देता। चीजें समझ में आ गई आपको हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं गया, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा, यानी कि वहां पर जो बिजनेस होता था, ट्रेड जो होता था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या था, हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा। ठीक है, हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा का जो संबंध है वो सभी देशों के साथ था, सिर्फ चीन को छोड़ करके। ठीक है, सभी देशों का मतलब हो गया उस समय जो भी देश था। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे, यानी कि इंपोर्ट करते थे। तो अगर आपको प्रश्न पूछे तांबा का जो आयात है यानी कि जो इंपोर्ट है वो कहां से करते थे, तो वो ओमान से करते थे। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है, यानी कि जो बर्तन हड़प्पा में मिला था सेम टू सेम वैसे ही जो है ओमान में मिला है। इसीलिए हम लोगों को पता चलता है, यानी कि इसी से हम लोगों को लगता है कि हड़प्पा के लोग जो है इन बर्तनों के बदले ओमान से क्या लाते थे, तांबा लाते थे। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा का जो बर्तन है वो ओमान में मिला है, तो इससे हम लोगों को पता चला कि वो बर्तन हड़प्पा वासी जो भी थे वो बर्तन देते थे कहां पर, ओमान में, और ओमान से जो है हम लोगों को वो तांबा देते थे। ठीक है, खुदाइयों से मिलने वाली चीजें जैसे कि मोहरे हो गया,
तौल के बाट हो गया, पासे हो गया, मनको हो गया। इससे भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध जो है वो दूर दूर के देशों से था। ठीक है, हड़प्पा और ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। ठीक है, तो हड़प्पा और ओमान, बहरीन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इनके साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे। चंद्रहुदरो तथा लोथल में बने हुए मनके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों को भेजे जाते थे। ठीक है, चंद्रहुदरो तथा लोथल में जो बना हुआ मनका होता था वो कहां पर, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों में भेजे जाते थे। ये हो गया आपका हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से क्या समझते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, देखिए 1950 ईस्वी के बाद कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से जो है पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्थान पर यानी कि कहीं पे ऐसा उत्खनन से, खोजबीन से पता चला कि हड़प्पा संस्कृति जो था उससे भी पहले कोई सभ्यता था, कोई संस्कृति था। ठीक है, विद्वान जो थे यानी कि जो भी पुरातात्विक थे, जो भी इसका खोज करता था, ठीक है, वो इसी का नाम यानी कि इसी नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। क्या है, परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। ठीक है, इस नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ यानी कि यह प्रूफ हुआ कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह उस संस्कृति का संभवतः विकसित रूप है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति मतलब क्या हो गया, जो हड़प्पा संस्कृति से पहले था उसी को बोलते हैं पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया कि ये जो हड़प्पा संस्कृति आज हम लोग देख रहे हैं यानी कि जो उस समय देख रहे थे, तो ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, इससे पहले भी कोई संस्कृति था और उसी से धीरे धीरे जो है इस सभ्यता का, इस संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। ठीक है, देखिए 2019 में आपको ये भी पूरा पूछा गया था, राइट अबाउट द ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर के अभी साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है मृतकों का टीला। देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका यही है, आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से क्या होगा कि आपको जो है बहुत ही मतलब आप आराम से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, यहीं से हम लोगों को जो है सूती वस्त्र के बारे में पता चला था। आपको मैं कल भी बताया था, मतलब जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाए थे सूती वस्त्र के बारे में। ठीक है, तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है, जो हम लोगों को यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं निशानी है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है हम लोगों को विशाल स्नानघर का अवशेष मिला है, यानी कि स्नानघर होता था, बाथरूम वगैरह नहाने का रूम होता था, वो कहां से पता चला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही जो है हम लोगों को मूर्ति का पता चला है। पहले के जमाने में भी मूर्ति होता था, तो नर्तकी मूर्ति की यानी कि जो डांसर मूर्ति है, डांसर की जैसा एक मूर्ति बना हुआ था, तो हम लोगों को ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इससे हम लोग को पता चलता है कि मोहनजोदड़ो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर मूर्ति भी होती थी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर के साक्ष्य मिले हैं। ये जो है अन्नागार 6-6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। ठीक है, इस अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में, जिसके रूप में अनाज प्राप्त करे उसे रखा जाता था। ठीक है, फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरण किया जाता था। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई किसान है, गरीब है, वो अगर फसल कम उपजाया है तो जो भी ज्यादा उपजाया है तो उसका फसल को जो है एक प्रकार का बांटा जाता था सभी में, ताकि वो भी भूखे ना रहे और वो भी भूखे ना रहे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वहां पर इंसाफ होता था। कहां पर, मोहनजोदड़ो में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को हर हालत में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सन 1922 ईस्वी में, ठीक है, ये आपका 1921 होगा ना, 1921 होगा, सॉरी यहाँ पर डेट आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सन 1921 ईस्वी को रखलदास बनर्जी उत्खनन करवाया था। देखिए यहाँ पर रखलदास बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से कहा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर जो है गलत दिया हुआ है। आपको सिंपल आंसर ये लिखना है क्योंकि हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर पता चला था। कहां पर, हड़प्पा नामक, और इसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किया था किसने, रखलदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने। वो कब किया था, 1922 में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता, तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है, क्योंकि हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो है वो दयाराम साहनी ने बताया था, 1921 ईस्वी में बताया था। कहां पर बताया था,
हड़प्पा नामक जगह पर, हड़प्पा नामक जगह से ही पता चला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसीलिए उन्होंने हड़प्पा नामक जगह पर से पता चला था, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बस यही आंसर आपको अपने शब्दों में लिख देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आर्ट अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आर्ट के बारे में, वहाँ की जो कला थे, कलाकार जो लोग थे उनके बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो वहां पर आपको आंसर देना है कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, 2-3 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला आपका क्या है, एक मोहर है, एक आपका मूर्ति कला है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई होती थी, वहां पर जो ईंट वगैरह होते थे वो पक्की होती थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बनी होती थी। उसके बाद उनके मोहरे मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु को अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है, ठीक है। मोहर के बारे में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पके हुए मिट्टी की अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है, ठीक है। भवन निर्माण कला के बारे में आपको लिखना है, इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनकी वास्तुकला उच्च कोटि की थी। मूर्ति कला के बारे में आपको लिखना है, मोहरों पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की होती थी। कुबर वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली है। मानव मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकी की कांसे की मूर्ति की भाव भंगिता अत्यंत ही आकर्षक, उसे नृत्य मुद्रा में बनाया गया था। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला का वर्णन था, तो आपको सिंपल ये लिखना है कि वहाँ पर मोहर वगैरह होता था, वहाँ पर विशाल भवन वगैरह होता था। भवन निर्माण कैसे होता था, पक्की ईंटों से होता था। मूर्ति कला के बारे में आपको लिख देना है कि मूर्ति जो है मोहर पर होते थे, चिन्हित होते थे। बस 2-3 पॉइंट में आपको जो है आंसर लिख देना है। 3 पॉइंट को सबसे पहला आपको मोहर के बारे में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको भवन निर्माण के बारे में लिख देना है, भवन निर्माण जो पक्की ईंटों से होता था, मोहर के बारे में लिख देना है। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट था वो क्या था, मूर्ति कला के बारे में, ठीक है। मूर्ति कला के बारे में, क्योंकि मूर्ति कला के बारे में कैसे पता चला, तो या तो आपको बोलना है कि नर्तकी मूर्ति हम लोगों को मिला मोहनजोदड़ो से, या फिर आपको बोलना है कि जो मोहर होता था, मोहर पर मूर्ति का निशान बना हुआ होता था, तो उससे भी पता चला कि वहां पर जो है मूर्ति कला होता था, ठीक है। तो कला का वर्णन पूछा है, आपको 2-3 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है। अगर आप 2 पॉइंट में भी देंगे तो भी आपको आंसर नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक संगठन है उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए पूछा जा रहा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक अवस्था का अनुमान जो है उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां जो है अधिक पाई गई है, ठीक है। उत्खनन में यानी कि जब इसका खोजबीन कर रहा था तो वहां पर जो है पुरुषों की कंपेरिजन में ज्यादा मूर्ति किसका पाई गई है, स्त्रियों की। इस आधार पर हड़प्पा कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछ दे हड़प्पा समाज को क्या कहा जाता है, तो आपको सिंपली बोलना है मातृ प्रधान समाज कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो मूर्तियां है वो ज्यादा पाई गई है, ठीक है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार जो है पृथक पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे, वहां के लोग शांति से रहते थे। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, एक आपका शिक्षित वर्ग, एक आपका व्यवसायिक यानी कि बिजनेस, एक श्रमिक और एक कृषक यानी कि किसान, एक श्रमिक, ठीक है। तो टोटल 4 वर्ग। अगर आपको वहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ के लोग जो है शांति से रहते थे, और वहाँ के जो समाज थे वो 4 वर्गों में था, एक शिक्षित, एक व्यवसायी, एक श्रमिक और एक कृषक। टोटल 4 वर्ग में वहाँ पर लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2014, 17, 18 कई बार पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना का वर्णन है वो कुछ इस प्रकार आपको देना है। हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबी बन रही है, बट आपको ध्यान देना है क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 10 से लेकर के 12 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या है, एक शहरी सभ्यता है। कभी कभी आपको शहरी दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी दे देगा नगरी, ठीक है। तो नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं इसी को शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है, एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से जो है एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक नाला, विशाल स्नानघर, पक्की ईंटों से बनी हुई, गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष अवस्था। तो इन्हीं चीजों से जो हम लोगों को लगा कि ये शहर जो है बहुत ही ज्यादा विकसित है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, शहरी सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी, उस वक्त में ये चीज कहीं नहीं थी, ठीक है। पूरा हड़प्पा नगर जो है स्थल 2 भागों में, ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं, और
निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियां, आवासीय भवन, नाली हो गया, स्नानघर हो गया, अन्नागार हो गया, ये सभी का जो है अवशेष मिला है। एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है, यानी कि जितना भी चीजें आपको यहाँ पर बताया गया है इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है एक आधुनिक नगर यानी कि एक विकसित नगर था। ठीक है, चलिए तो चीजें आपको समझ में आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना को वर्णन पूछे तो आपको कुछ इस प्रकार आंसर देना है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और प्लीज आप लोग शेयर बहुत कम स्टूडेंट करते हैं तो आप लोग शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जितने भी आपके दोस्त हैं उसको शेयर कीजिएगा, उसको बताइएगा कि नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, आपकी सिलेबस बिल्कुल सही टाइम पे खत्म होगी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण, सबसे पहला कारण आपको लिखना है बाढ़ के कारण, दूसरा कारण लिखना बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाढ़ के कारण में आप लिख सकते हैं प्राकृतिक कारण भी लिख सकते हैं या फिर बाढ़ के कारण लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है बाहरी आक्रमण। चलिए, बाढ़ के कारण मतलब हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित थे, बाढ़ के कारण जो है इनका पतन हुआ। बाहरी आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था वो था आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आर्य समाज के जो लोग थे वही आक्रमण किए थे, तो आर्य जो है लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नाश कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक चीज आप लोग को यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु का खोज नहीं हुआ था, लोहा का। तो लोहा का जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सिक्कों के बारे में आपको 2-3 शब्दों में आसानी से आंसर दे देना है कि सिक्कों से हम लोगों को अभिलेख का पता चला, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं इस सिक्का से जो है व्यापार वगैरह होता था। सिक्का से ही जो है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम लोग आज पासपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं तो वैसे ही सिक्का से होता था, जिसको मोहर वगैरह भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सिक्का के बारे में आपको 2-3 चीज लिख देना। सबसे पहला, अभिलेखों की भांति मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत है। भारत के विभिन्न भागों में शहरों से मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये मुद्राएं विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी। ठीक है, ये मुद्राएं जो है वो किससे बनाई जाती थी, अलग अलग धातु से, जैसे सोना से बनाई जाती थी, चांदी से बनाई जाती थी, तांबा से बनाई जाती थी, मिश्रित धातुओं से बनाई जाती थी। अभिलेखों के समान मुद्राएं भी अस्थायी, उसके बाद अपरिवर्तनशील और परमाणविक स्रोत है। ठीक है, उससे जो है तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। अनेक शासकों एवं राजवंशों के विषय में केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलती है। प्राचीन भारत के गणराज्य, तो क्योंकि अनेक शासक जो भी पहले के जमाने में शासक होते थे तो शासक क्या करता था, या तो अपना नाम लिख देता था या फिर कुछ ना कुछ वो ऐसा निशान दे देता था जिससे कि पता चलता था कि ये भी शासक थे, ये भी शासक थे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई है। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, जैसे मालव, यौधे आदि के इतिहास पर मुद्राओं द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता है। सिक्कों की प्राप्ति से 1 सेकेंड, सिक्कों की प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र तथा सीमा संबंधी जानकारी होती है। अनेक राजाओं का अस्तित्व जो है केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का अध्ययन जो है वो अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि मुद्राओं के बारे में हम लोगों को पता चलना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहता है तो आपको 2-3 चीज यहाँ पर भी ध्यान रखना। सबसे पहला, सिक्का जो है बहुत ही ज्यादा अभिलेख के जैसा काम करता है। सिक्का से हम लोगों को शासक के बारे में पता चलता है। सिक्का जो है वो सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातुओं से पहले के जमाने में बनाई जाती थी। ये भी अस्थायी होती थी, यानी कि हमेशा के लिए होता था, ऐसा नहीं कि आज ये सिक्का है कल कोई और सिक्का। ठीक है, ये चीज पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 15, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है। साहित्यिक स्रोतों का मतलब आपको यहाँ पर सिंपली समझना है कि इंपोर्टेंस ऑफ इलिटरेसी सोर्स इन हिस्ट्री। देखिए और कितना क्वेश्चन आपका रह गया, 16, 17, 18, 19। ठीक है, यानी कि मात्र और आपका 3 क्वेश्चन रह गया, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन आपका क्या था, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है। देखिए, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा जो साहित्य है वो 2 प्रकार का है, एक आपका धार्मिक साहित्य है, एक आपका लौकिक साहित्य है। ठीक है, अब धार्मिक साहित्य में आपका जो है ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में आपका हो गया वेद मतलब टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, एक आपका उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो धार्मिक साहित्य में आपका क्या आ गया, ये सभी आ गया, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में जो है आपका बौद्ध तथा जैन साहित्यों से, जैन आपका एक धर्म है, बौद्ध आपका एक धर्म है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया था, जैन धर्म जो है वो महावीर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म जो है वो कहाँ पर आपका लौकिक साहित्य में है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो उपनिषद है, वेद है, रामायण, ये सभी आपका धार्मिक साहित्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मौर्यकालीन
भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक अवस्था भी की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, उसी तरीके से जो इंडिका है वो मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा। ये सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही इतिहास लेखन तभी संभव है जब हम पुरातात्विक स्रोतों के साथ ही साहित्यिक स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत थे उसका भी अध्ययन करें, साथ में जो पुरातात्विक स्रोत है उसका भी अध्ययन करें। तो आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चल गया। साहित्यिक स्रोत में दो आता है, एक आपका धार्मिक में आपका ये सभी किताब आ गया, आप जैसे देखे। एक आपका आता है लौकिक में आपको सिंपली लिखना है कि कौटिल्य, मतलब कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का जो इंडिका है, ये सभी आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेद व्यास जो है वो क्या लिखा था, महाभारत। अगर आपको प्रश्न पूछे कि महाभारत जो है वो कौन लिखा था, तो वेद व्यास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय आदि इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंडियन प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि भारतीय आदि इतिहास जानने का जो प्रमुख साधन है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या है। देखिए, आदि इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष है जो बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध है, जो कि बड़ी संख्या में कहां पर, भारत में उपलब्ध है। ठीक है, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में मंदिरों तथा विवाहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं जिनके नीचे प्राचीन बस्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक सांस्कृतिक टीले, मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहुसांस्कृतिक टीले। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट आपका, मोहनजोदड़ो से क्या समझते हैं, वैसे ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो क्या होता है, मृतकों का टीला। इनको सिंध का बाग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसका, यानी कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इनको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंध का बाग। ध्यान दीजिएगा, सिंध का बाग। यहाँ की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितना है, 483 किलोमीटर है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा को ही क्या कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सभ्यता जो है ये यानी कि जो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो क्या है, वो सबसे बड़ा है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए अब पुरातत्व से क्या समझते हैं आगे हम लोग बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें हम खनन के माध्यम से सामग्री को बाहर निकालते हैं। खनन का मतलब वही खुदाई करके। ठीक है, ये जो पदार्थ बाहर निकालता है उसे ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व के द्वारा ही हम प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि लास्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासी जो है सिंचाई कैसे करते थे। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे ना वहां पर इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन इस बार 2022 में पूछा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बार नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका VVI क्वेश्चन है, जल निकास प्रणाली के बारे में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति का पहले था उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा गया मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय के बारे में, ये भी उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको 3 चीज के बारे में, मोहर के बारे में, भवन निर्माण के बारे में, मूर्ति कला के बारे में आपको छोटा छोटा टॉपिक लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न था सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, पतन के कारण में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों को महत्व स्पष्ट कीजिए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है, ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है। भारतीय आद्य इतिहास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पुरातत्व से क्या समझते हैं, तो ये मैं बता चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न को जो है हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहले आपको थ्योरी पढ़ाया गया, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया गया, फिर हम लोग इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है,
कम से कम आप 5 से 10 दोस्त जो भी जिससे भी बात करते हैं उसको इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर कैसे तैयारी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है।